जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों के लिए टेक्निकल अग्निवीर की बैच चला रहे हैं जिसमें मैथ्स का पोर्शन भी आप लोगों को टाइम टू टाइम सॉल्व करवाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें भी हम मैथ्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा ये जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें 15 क्वेश्चन पूछाते हैं 60 मार्क्स के। तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए मैथ्स के 15 क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से ही लेकर आती रहती हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें मूलों की कंडीशन है वो वहाँ से आपको याद रखनी है कि जो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और उसके मूल क्या हो, अल्फ़ा और बीटा हो, उसके जो रूट्स हो, तो उनकी कंडीशन ये होती है कि वो जो दोनों रूट्स होते हैं उनका सम कितना होता है -b/a और उनका जो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है वो c/a होता है। अब यहाँ पर b और a क्या है, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखते हैं इससे आपको कंपेयर करना होता है। ये जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट होता है वो a होता है, एक्स के साथ जो कांस्टेंट होता है वो b होता है और बाकी का जो होता है वो c होता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b यानी कि ये x के साथ कौन सा नंबर है, -1 है, तो माइनस तो पहले से ही था और -1 इसके साथ भी है। और a के साथ में क्या मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो ये c क्या है, -4 है और a की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू मिलेगी -4। तो इस तरह से हमें इन दोनों की वैल्यू मिल गई। अब इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या करेंगे कि ये एक कंडीशन आपको बस याद रखना है। अब वो कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड में अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, वैल्यू पुटअप कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -4 है, ये माइनस है और ये भी माइनस का 4 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 1/4। 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स कि यानी कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों अगर एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन और बहुत इजी है। आपको क्या करना है, अ का एक दिन का यानी कि ए का एक दिन का काम निकालना होगा, वो कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स कर देना है हमेशा आपको, तो 1/6 आ जाएगा। इसी तरह से बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, 12 दिन दिया है, इसका रिवर्स कर लेंगे तो 1/12। अब इन्होंने पूछा है कि दोनों का मिला के, तो दोनों का मिला के मतलब दोनों एक साथ काम करेंगे तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 12, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 यानी कि 3/12। और सिंप्लीफाएंगे 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 1/4 आया। ये तो एक दिन का काम आया, तो दिन निकालने के लिए हम इसे रिवर्स कर देंगे तो कितना आएंगे, 4 दिन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई आधी हो तो विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण के कंडीशन में, कि जब विकर्ण दिए हो तब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आपको विकर्ण दिए हों। तो ये हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब विकर्ण कौन कौन से हैं इसमें, इन्होंने विकर्ण तो नहीं दिए लेकिन कंडीशन दे के रखी है कि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की आधी हो, तो हम मान लेते हैं एक विकर्ण x है तो दूसरा विकर्ण इसका कितना होगा, आधा होगा। ठीक है, ये कंडीशन इन्होंने दी। और यहाँ पर क्या आपको ये जो समचतुर्भुज का ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये भी दे के रखा है, कितना है 256, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना, x² डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4, 256। तो यहाँ से x² की वैल्यू मिलेगी कितना, 256 इंटू 4। ये अंडर रूट यहाँ पर लग जाएगा यहाँ से हटके। अगर 256 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। तो ये क्या पेयर बन रही है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4।
तो ये अंडर रूट से एक 4 बाहर निकलेगा और एक 4 बाहर निकलेगा, तो ये 4 और ये 4 किस रूप में बाहर निकलेगा, 2 के रूप में। तो इसकी वैल्यू मिलेगी कितनी, 32। तो जो एक विकर्ण है x, उसकी वैल्यू तो हमारे पास 32 है और दूसरा इसका आधा है, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 32 का आधा 16। तो एक विकर्ण 16 और एक 32। और यहाँ पर पूछा क्या है कि इनके विकर्णों की लंबाइयों का योग, मतलब 32 प्लस 16 आपको करना है, तो कितना होगा, 4 6 2 8 3 और 1 4, तो 48 सेंटीमीटर उनका योग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत ए बी सी डी में एल भुजा ए बी को 1:1 में व एम भुजा ए डी को 1:2 के अनुपात विभाजित करती है, तो एल एम को जोड़कर आयत के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब बड़े व छोटे भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने दिया है कि एक आयत ए बी सी डी, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं। तो यह मैंने यहाँ पर एक आयत बना लिया जो कि क्या है, ए बी और सी और डी, ये आयत है। अब इन्होंने कहा कि ए बी भुजा, तो ये ए बी भुजा है, इस भुजा को जो एल भुजा है वो 1:1, ये एल भुजा है जो कि किस में, 1:1 में विभाजित करती है। मतलब अगर इसको x मान लिया जाए तो ये भी कितना होगा, x होगा। उसके बाद कहा है कि जो m भुजा है वो ए डी को, तो ये ए डी है, ए डी को m भुजा कितने अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 में, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 2y। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों भुजाओं को अगर मिला दिया जाए तो 2 आयत बनेंगे, एक तो ये छोटा वाला आयत बनेगा और दूसरा ये बड़ा वाला आयत मिलेगा। तो बड़े वाले आयत और छोटे वाले आयत का अनुपात बताना है। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कितना होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आयत का रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो बड़े वाले की लेंथ कितनी है, ये 1, ये x और ये भी x है, तो कितनी हो जाएगी 2x, और इसकी लेंथ कितनी है 2y। और छोटे वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ये कितनी है 2x और ये कितनी लेंथ ब्रेड्थ है इसकी y, ये y से y कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल और ये x से x कैंसिल, तो हमें अनुपात मिला कितना, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 84 मीटर, 80 मीटर और 52 मीटर है। तो फ्रेंड्स जब भी आपको इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए जिसमें तीनों भुजाएं की जो लंबाई है वो अलग अलग हो, तो इस केस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एरिया का फॉर्मूला होता है जहाँ पर s की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी, 84 प्लस 80 प्लस 52 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर मिलेगा कितना, 4 प्लस 2 6, 8 8 16, 16 प्लस 5 2 1 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 1 2, 2 8 16, 108 इसकी वैल्यू आई। अब हम एरिया निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा, s की वैल्यू हम 108 निकाल चुके हैं और s माइनस a की वैल्यू हमने 84 मानी है, 108 माइनस 80, b की वैल्यू भी पुटअप कर दी, 108 माइनस c की वैल्यू 52। चलिए इसे जब हम माइनस करेंगे तो ये 108 और ये 108 में से 84 को जब आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 24, और ये 108 माइनस 80 कितना होगा, 28, और ये हो जाएगा 56 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब हमें इसे अंडर रूट से बाहर निकलना है। तो 108 को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये किसके बराबर आएगा, अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो कितना होता है, 27 इंटू 4 108 होता है। तो मैंने इसको इतना ब्रेक कर लिया, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 8 7 ज़ा 56। अब इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये 7 बाहर आ गया, यहाँ पर 4 है, ये 4 है, तो ये 4 भी यहाँ से बाहर आ गया। अब बचा है 27, 6 4 और 8। तो ये जो 27 है ये क्या होता है, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27 होता है, तो इसमें 3 बाहर आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 में एक और 3 बाहर आ जाएगा, इसमें 2 बचेगा और यहाँ से एक 2 भी बाहर आ जाएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इनका जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन होगा कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 और 72 इंटू 7 इंटू 4 जब आप फाइनल करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2016। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि उसका एरिया कितना होगा, 2016 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंकों के समुच्चय का माध्य ये x बार है, यदि प्रत्येक अंकों को 3 से भाग दे दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स वैसे माध्य जो होता है, मीन यानी कि औसत बोल सकते हैं आप, सभी एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो अगर इसको भाग देते हैं तो उसका जो औसत होता है उस सभी में 3 का भाग चला जाता है, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो x डिवाइड बाई 3 मिलेगी। अब ये कैसे मिलती है मैं आपको बता देती हूँ। मान लिया हमारे पास 3 संख्याएं x1 प्लस x2 प्लस x3, इनका हम माध्य निकालते हैं। इस तरह से माध्य या फिर औसत इस तरह से निकाला जाता है।
अब इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक अंक को 3 से भाग देना, तो ये प्रत्येक अंक है, इनको हम 3 से भाग दे देते हैं। तो ये x1 डिवाइड बाई 3 प्लस x2 डिवाइड बाई 3 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और ये 3 जो है 3 नंबर का है। अब यहाँ से क्या हो, सभी में से 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ये क्या था, उनका माध्य था, तो उनका जो माध्य है उसका कितना आया, 1/3 आया। तो राइट आंसर क्या होगा, उनका जो माध्य है उसका 1/3 ही। टेन स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये होता है। तो हम क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की जो 3 बेसिक आइडेंटिटी है वो आप सभी को याद होना चाहिए, उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और 1 का जो है 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही आता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 का क्या हो जाएगा, x, और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी लग जाता है c। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, tan x माइनस एक्स प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू ने 400 रुपये प्रति पंखे के मूल्य वाले 2 पंखे खरीदे तथा इनमें से एक को 20% लाभ और दूसरे को 30% हानि पर बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ व हानि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाए तो आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला है, जैसे यहाँ पर हानि 30 है, उसमें से आपको माइनस कर देना है छोटा वाला यानी कि लाभ, और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू फाइनली कितने मिलेगी, 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5। तो उसमें क्या हुआ, 5%। अब लॉस हुआ या हानि हुआ ये बताने के लिए बड़ी वैल्यू किसकी है, हानि की है, छोटी वैल्यू क्या है, लाभ की है। तो हानि यहाँ पर बड़ा हुआ है तो उसको क्या हुआ है, 5% की हानि। ये तो फ्रेंड्स क्या थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। इससे ये क्वेश्चन आपको क्या होगा, बहुत जल्दी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। बाकी लॉन्ग मेथड से करने पर इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको बताई, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू एक फंक्शन दिया है जिसमें आपको log एक्स प्लस √x² + 1 की वैल्यू दे के रखिए, और f'(x) पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन है और यहाँ पे f'(x) मतलब फंक्शन का डैश निकाला। तो फंक्शन का डैश का मतलब ये होता है कि उसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर किसका करना है, फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर किसका करना है, फंक्शन का। और फंक्शन की वैल्यू आपको क्या दे के रखी है, log x प्लस √x² + 1, और इसका आपको करना है डिफ्रेंशिएशन। डैश का मतलब यहाँ पर होता है डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो ये हम इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो log x का आप सभी को पता है फ्रेंड्स क्या होता है, 1/x। तो ये log x की जगह पे ये वैल्यू है, तो इसका हो जाएगा 1/x। x क्या है, x √x² + 1। और फिर क्योंकि ये पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, तो फिर से डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा इस पूरी वैल्यू का। तो इस पूरी वैल्यू का फिर से डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करेंगे, तो x प्लस √x² + 1। यहाँ पे x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x² + 1 की पावर 1/2। तो पावर आगे आ जाती है, आप सभी को पता है, उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1 की पावर -1/2। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो अंदर वाली वैल्यू है इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जब तक कि सिंगल वैल्यू आ नहीं जाती जब तक हम डिफ्रेंशिएशन करते ही रहते हैं। तो ये तो हुआ 1 प्लस √x² + 1, ये 1 डिवाइड बाई 2, ये अंडर रूट नीचे आ गया, मैं माइनस पावर है तो नीचे लेके आ गई, इसके साथ में इनटू, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x, और 1 का कितना होता है, 0। ये 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1/x प्लस √x² + 1, और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो √x² + 1 + x डिवाइड में √x² + 1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 डिवाइड बाय √x² + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, वह 10% कमीशन की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा है कि एक वस्तु क्रय मूल्य से 40% अधिक अंक करता है। तो हमने मान लिया कि उसका जो कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये है।
तो इन्होंने करता का मतलब क्या है, उसकी मार्क्ड प्राइस कितनी रखी है उसने, इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उससे 40% अधिक, यानी कि कितना होगा 140 उसकी मार्क्ड प्राइस आ जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो 10% है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। और डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया, 10%, और मार्क प्राइस हम निकाल चुके हैं 140 है, माइनस सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है 140 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पर मिलेगा 14 इज इक्वल टू 140 माइनस SP, और SP की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 126। यहाँ से हमें SP मिल गया। अब इन्होंने क्या पूछा, उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, कितना होता है SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे हम, SP 126 है, CP की वैल्यू हमने 100 मानी थी, और ये भी 100 है, ये 100 मल्टीप्लाई में कैंसिल, 126 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 26%। तो यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत आया वो कितना है 26%। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, उसकी तिर्यक भुजा की जो भुजा है वो ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी ये जो 2 भुजाएं होती है बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसका जो आधार है 12 सेंटीमीटर दे के रखा है फ्रेंड्स, और यह कहा है कि जो इसकी तिर्यक लंबाई है, तिर्यक भुजा है, ये 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो 2 सेंटीमीटर किससे अधिक है, इसके ऊपर जो ये ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई हमने x मान ली, इस ऊंचाई से कितना है 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, जब ये 2 भुजाएं समान हो तो उसमें क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसका आधार तो कितना है 12 है और ऊंचाई 1 है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमें यहाँ पर x की वैल्यू तो पता नहीं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर इसके कारण ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये क्या कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार कितना होगा इसका आधा 6 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर कितना होगा ये ऊंचाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4x इज इक्वल टू 36 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 कितना 32, 4x इज इक्वल टू 32, और 4 1 4 4 8 32। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 8 मिलेगी। तो यहाँ पर हम 8 पुटअप कर देंगे तो कितना होगा 1/2 8 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2 6 12 8 6 48। तो इसका जो एरिया आएगा इस ट्रायंगल का कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं ये दे के रखी हो तो उनके मध्य की दूरी भी इतनी दे के रखी हो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स समलंब चतुर्भुज जो होता है इस तरह का होता है, इसकी समांतर भुजाएं मतलब ये आमने सामने की भुजाओं की लंबाई कितनी दे के रखी है, ये 10 है, और ये कितनी है 12 है। और क्या दे के रखा है, इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी कितनी होती है 8 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, 1/2 गुणित ये जो समांतर भुजाएं आमने सामने की भुजाएं जिन्हें समांतर भुजाएं भी कहते हैं, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, ठीक है, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस टाइप का जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, समांतर भुजाएं कौन कौन सी है 12 और 10, उनका योग कर लिया, और ऊंचाई कितनी है 8 है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 10 + 12 कितना हो जाएगा 22 इंटू 8, 2 1 2 2 1 2 और 11 8 88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका क्या होगा एरिया होगा। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y हो तथा y का साधारण ब्याज यहाँ पर z दे के रखा है z हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जिस तरह से उन्होंने कहा हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, सिर्फ जैसा कहा है वैसे हम इक्वेशन बना लेते हैं। क्या कहा है, समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज कितना है y है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है p × r × t डिवाइड बाय 100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि साधारण ब्याज y है, किसके लिए, मूलधन कितना हो जब x हो, दर भी समान है और समय भी क्या है समान है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हमने y के लिए निकाल लिया, y साधारण ब्याज के लिए निकाल लिया। अब इन्होंने कहा है कि y रुपए का साधारण ब्याज z हो, मतलब z क्या है साधारण ब्याज है और मूलधन क्या है y है, रेट और टाइम क्या है एक जैसा है। तो आपको क्या बताना है x y और z में रिलेशन बताना। तो हम क्या कर देते हैं इन दोनों का रेशो ले लेते हैं। तो जब रेशो लेंगे तो ये r से r t से t ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा
y डिवाइड बाय z इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्षों में मिश्र धन 850 रुपये हो तो 4 वर्षों में मिश्र धन इतना हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज किस तरह से निकाला जाएगा? ये जो मिश्र धन है इसमें से हम ये वाला मिश्र धन माइनस कर देंगे, इससे हमें 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा? 5 और 7, 75 जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा? 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। अब हमें पता है जो मिश्र धन है ए वो किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 75 है। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। और ये जो मिश्र धन है कितना है? 850 रुपये है। तो यहाँ से आपको आ जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 850 और 75 इंटू 3 कितना होगा? 225। इधर आके माइनस हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 5 2 और 6 625 रुपये जो आएगा वो क्या होगा? मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार लोहे की चादर से जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोल चादर काट कर निकाल ली जाती है, तो बची हुई चादर का क्षेत्रफल कितना होगा? तो फ्रेंड्स हमने क्या करा यहाँ पर, ये क्या है? ये जो है ये क्या थी? एक लोहे की चादर थी जिसकी त्रिज्या कितनी? 4 सेंटीमीटर थी। अब इसमें से क्या करा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जो चादर है वो काट ली है। तो जो बचा हुआ, निकालने के बाद जो बचा हुआ चादर का क्षेत्रफल आपको बताना है। मतलब आपको क्या करना है, ये जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो बड़ा सर्कल है उसका जो क्षेत्रफल है उसमें से आपको क्या करना है, छोटा वाला जो सर्कल है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। तो जो बीच वाला पार्ट होता है उसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये कितना है? पाई r1, मतलब बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी त्रिज्या कितनी है? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस पाई, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 16 माइनस 9, आप पाई कॉमन लीजिए, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना मिलेगा? 7। और पाई की वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं, कितनी होती है? 22/7, और 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिलेगा? इसका जो एरिया आएगा बची हुई चादर का 22 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। फ्रेंड्स हमारी जो अग्निवीर की बैच है उसमें शामिल होते जाइए और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं वो सॉल्व करते जाइए ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल पक्की होती जाए। तो आज हमने मैथ्स के जो क्वेश्चन किए हैं उनको आप अच्छे से करिए, कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। आपको क्वेश्चंस को रटना नहीं है, फॉर्मूलों को रटना है, कंसेप्ट को नहीं रटना है। किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, फॉर्मूले याद होंगे, कैसे अप्लाई करना है वो याद रहेगा, तो आपको मैथ्स का पोर्शन भी बहुत ईजी पड़ेगा और आपकी जो एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस है बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।